चलो कोई बात नहीं बेटा, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, है ना। मजा नहीं आ रहा होगा, है? कोई बात नहीं, चैप्टर भी थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग सा ही है, हंसी मजाक करके करेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में बेसिकली बेटा हमें दो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। दो स्टेटमेंट कौन कौन सी है? पहला एक एक्सियम्स स्टेटमेंट है, दूसरा हमारे पास पोस्टुलेट स्टेटमेंट्स है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सियम्स कहाँ यूज होती हैं और पोस्टुलेट कहाँ यूज होती हैं। एक्सियम्स हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट होती है जो मैथ्स की हर जगह यूज हो सकती है, मैथ्स में हर जगह यूज हो सकती है। आप सोचोगे मैथ्स में हर जगह, मैथ्स में जगह कौन कौन सी होती है? साइंस पढ़ा है तुम लोगों ने? साइंस में 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ऐसा मैथ्स के अंदर भी होता है। मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री होता है, अरिथमेटिक होता है। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास एक्सियम्स ऐसी स्टेटमेंट है जो मैथ्स में हम ज्योमेट्री में भी यूज कर सकते हैं और अरिथमेटिक में भी यूज कर सकते हैं। अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें भी यूज कर सकते हैं। और पोस्टुलेट बेटा वो स्टेटमेंट है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हो? सिर्फ ज्योमेट्री में यूज करते हो, ठीक है। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर में स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक चीज मिली, इक्विलिट्स एक्सियम्स। हमें इक्विलिट्स एक्सियम्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हमारे पास दो चीजें इक्वल हैं, वैसे तुम लोग को समझ में आ गया होगा। एग्जांपल दे दूं? नहीं देना है? कुछ और दे दूं? चलो ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हो। एक एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर। तुम्हारा नाम क्या है? शुभ। शुभ का एक भाई है जिसका नाम है लाभ। शुभ का एक भाई, इसका नाम क्या है? लाभ। और शुभ का एक और भाई है जिसका नाम है प्रॉफिट। सुनना बड़े ध्यान से। शुभ का एक भाई जिसका नाम क्या है? अरे भैया, लाभ अगर शुभ का भाई है और प्रॉफिट भी शुभ का भाई है, तो लाभ और प्रॉफिट भी क्या हो गए? बस इंग्लिश में लिखा हुआ था, चीज वही लिखी हुई थी उसमें। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट तो बहुत सिंपल है। उसमें ये लिखा हुआ हमारे पास, इफ इक्वल्स आर एडेड द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड द होल्स आर इक्वल। इसका मतलब बेटा ये हुआ, अगर मान लो 4 4 के इक्वल है, इक्वल था कि नहीं था? और 2 किसके इक्वल है? तो दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं? ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। जब आप इसको ऐड करोगे ना, 4 + 2 6 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आया वो भी क्या होगा? इक्वल। समझ में आ गया? अब जो चीज हमने एडिशन में करी वो चीज सब्ट्रैक्शन में भी होगी कि नहीं होगी? थर्ड वाले पॉइंट में हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला केस है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर आल्सो। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। अब आगे देखो, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब समझो, कोइंसाइड का मतलब इसका थर्ड का भी एग्जांपल चाहिए, सब्ट्रैक्ट वाला। बेटा इसी को देख लो, इसी को देख लो। अगर मान लो 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? ये दोनों अभी भी इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? एडिशन में भी सेम आता है और सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही आता है, ठीक है। अब अगला वाला पॉइंट देखो, अगला वाला पॉइंट, अगला वाला पॉइंट बेटा क्या लिखा है यहाँ पर? थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर। यहाँ कोइंसाइड का मतलब समझो, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि बेटा मेरे पास कोई एक लाइन है, लाइन का नाम क्या है? पी क्यू। ये 5 सेंटीमीटर है। बहुत ध्यान से समझना कोइंसाइड का मतलब क्या होता है। कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक होता है। जैसे मान लो पी क्यू हो गया, अब इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ गई, एक और लाइन आ गई जो कि इसी के ऊपर जा रही है, बिल्कुल सेम। इसका नाम क्या? एक्स वाई। अब खुद बताओ, क्या एक्स वाई और पी क्यू सेम होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। बिल्कुल सेम होंगे कि नहीं होंगे? मतलब एक्स वाई भी हमारा कितना सेंटीमीटर का होगा? तो इसमें क्या लिखा हुआ था? थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है। अब आगे देखो बेटा, इसमें द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसको समझ लो अच्छे से। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इस स्टेटमेंट को समझो। होल का मतलब क्या होता है? इसमें जो होल लिखा हुआ है पूरा, है ना। अब वो जो पूरा हिस्सा है वो अपने कुछ हिस्से से बड़ा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? भाई मेरी बात सुनो, मैंने बोला कि एक हमारे पास बाल्टी है, या मान लो कोई भी एक बर्तन है जिसमें 20 लीटर पानी भरा हुआ है। ये क्या बेटा? होल क्वांटिटी है। ये क्या है? होल क्वांटिटी है। एक बाल्टी में 20 लीटर पानी भरा हुआ था।
उस बाल्टी में से कुछ हिस्सा, मान लो मैंने एक मग बाहर निकाल दिया, एक मग मैंने क्या किया, पानी इसमें से बाहर निकाल दिया, वैसे कप लग रहा होगा, चलो एक कप पानी बाहर निकाल दिया, ठीक है, चिंता मत करो, ऐसे कप तुम लोगों ने देखे नहीं होंगे। अब ये बेटे एक पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ होल बड़ा है कि पार्ट बड़ा है? क्या बड़ा है? वही तो लिखा हुआ था, होल इज ग्रेटर देन द, समझ में आ गया? समझ आ गया ना अच्छे से? ठीक है, हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन नहीं है, आएंगे नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले दारू थोड़ी पी के बनाते हैं, ऐसा पगोश डालियो आप पेपर बनने दो, ऐसा थोड़ी होता है क्या? हाँ, ये क्लियर होगा ना अच्छे से, तो आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आगे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, ठीक है। अब आगे देखो, फिफ्थ वाला था होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इट नहीं क्या है ना? अभी देखो इसको समझो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। ये बेटा हमारे पास एक होल क्वांटिटी है, उसमें से अब कुछ हिस्सा बाहर निकाल दो, तो जो होल क्वांटिटी थी वो अब कुछ हिस्से से हमेशा बड़ी होगी कि नहीं होगी? वही तो बोला है उसमें, वही तो बोला, ये हमें सिर्फ याद करने, इनको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब आगे देखो, आगे वाला पॉइंट पढ़ो बेटा, सिक्स्थ वाला पॉइंट। सिक्स्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यार कितना सिंपल सा है, ये बोला देखो, एक 4, इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, इसका डबल कर दो। डबल मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई, दोनों का डबल कर दो, 8 इज इक्वल टू 8 होगा कि नहीं होगा? क्या ये दोनों अभी भी सेम है? भाई जो लिखा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीजें पहले से ही सेम है बेटा और आप उसका डबल करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी कैसा होगा? क्लियर हो गई ये वाली बात अच्छे से? समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, इसमें लास्ट पॉइंट है। अब यार इसका हाफ वाला कॉन्सेप्ट आ गया, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। कोई चीज आपको दो इक्वल थी, पहले से दो इक्वल चीज हैं, जैसे मान लो 10 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू, दोनों इक्वल है कि नहीं है? अब इसका बेटा अगर आप हाफ करते हो, मान लो 2 से डिवाइड करोगे तो 5 और 5 ये भी बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो सारे सारे के सारे एक्सियम समझ में आ गए, सारे एक्सियम समझ में आ गए ना? अब बेटा हम पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। पोस्टुलेट, पोस्टुलेट कौन सी स्टेटमेंट होती है जो मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होती है? ज्योमेट्री में। वेरी गुड। अब इसमें लिखा हुआ है पोस्टुलेट नंबर 1, क्या लिखा है बेटा इसमें? स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ओए होए ओए होए, देखो कितनी बड़ी बात बताई है, ध्यान दो कितनी बड़ी बात बताई। जो बोल रहे हैं भैया कि कोई एक पॉइंट से आप, देखो लिखा है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। आपके पास कोई एक पॉइंट था, आप यहां से कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो दूसरे पॉइंट की तरफ। कितना डिफिकल्ट था, नहीं समझ में आया? उसमें कुछ है ही नहीं है, क्या हुआ? नहीं समझ में आया, क्या बोला ये? 14 वर्ड्स की, अच्छा समझ में आ गई ना? ठीक है, अब यहाँ देखो, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। ये बोला गया टर्मिनेटेड लाइन मतलब बेटा लाइन सेगमेंट से है। कोई लाइन अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट थे, लाइन खत्म हो चुकी थी, अगर उसको हम चाहें तो आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आगे लाइन? तो बस यही लिखा हुआ उसमें, समझ में आ गया? बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। थोड़ा साइड में होके बैठ जाओ। पोस्टुलेट नंबर 3, पोस्टुलेट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। क्या लिखा है यार, समझाने में भी शर्म आ रही है, सही बता रहा हूँ। ये बोला गया है कि किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस से आप सर्कल बना सकते हो। भैया हिंदुस्तान एक आजाद देश है, इतनी आज़ादी सबको है। तो क्यों होगा दोनों लिख लिख के दे दिया, कोई बात नहीं बेटा, लिख कर आया तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये बोला है कि कोई भी सेंटर ले लो, कोई भी रेडियस ले लो और सर्कल उड़ा दो। उड़ा दिया, उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना? चलो आगे चलो। अब आगे चलो बेटा, यहाँ पर पोस्टुलेट नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कितनी बड़ी बात बताई है, जितने भी 99 डिग्री के एंगल होते सब बराबर होते हैं। आगे हैं, हाँ वो तो भी सही थे ना, सारे के सारे राइट एंगल्स इक्वल होते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं,
एक पोस्टुलेट अपन भी ऐड कर दें, ऑल स्ट्रेट एंगल्स आर इक्वल, और एक ऐड करवा दूं, ऑल कंप्लीट एंगल्स आर इक्वल, कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री। कोई बात नहीं, अब जो लिखा है वही हमें करना पड़ेगा। सारे पोस्टुलेट हो या सारे एक्सियम्स हो, उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है पोस्टुलेट नंबर 5 है। ये बाकी के तुम्हें याद हो चाहे नहीं हो मुझे नहीं पता, मुझे पोस्टुलेट नंबर 5 याद चाहिए एनी हाउ, ये पेपर में पूछी जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, किसी भी स्कूल के बच्चे हो, चाहे कार्मल किसी भी ग्वाली ग्लोरी की हो, पीवीपी को, डीपीएस किसी भी स्कूल के हो, हर स्कूल में पूछी जाती है। सो नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, राइट पोस्टुलेट नंबर 5। पोस्टुलेट नंबर 5 बेटा एक ऐसी पोस्टुलेट है जिसमें वाकई में बच्चों को दिमाग यूज करना पड़ता है, थोड़ा सा पता, पूरे चैप्टर में थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ठीक है। बस समझना होगा इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा हुआ था, तुम लोग पहले 1 मिनट रीड करके देख लो, तुम्हें जितना रीड करके समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट तुम्हें इसका कंक्लूजन समझाता हूँ कि आखिरकार इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया। समझो, इसमें ऐसा बोला गया कि अगर हमारे पास कोई दो लाइन है, ऐसी दो आड़ी टेढ़ी सी लाइन लगी हुई है, ठीक है, कोई दो लाइन है, इसको इंटरसेक्ट किया तीसरी लाइन में, इस तरह से काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, लाइन तो कट सकती है, लाइन काट दिया। अब ये बोला गया हमसे कि देखो, जिस तरफ के दो एंगल को प्लस करने पर सम 180 डिग्री से कम आएगा, वो लाइन आगे चलकर इंटरसेक्ट हो जाएंगी। नहीं समझ में आया, मुझे मालूम है। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ वो बस मेरे शब्दों को पकड़ो, चीज समझ में आएंगी। मैंने बोला, अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो बेटा, यहाँ कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, यहाँ भी तो कुछ ना कुछ एंगल होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी, बनेगा बेटा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो ये बोला गया, अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, इन दोनों एंगलों को, तो मान लो कुछ भी एंगल आ गया, कुछ भी वैल्यू आ गई इसकी, ऐसे इन दोनों को प्लस करूंगा, उसका भी कुछ ना कुछ सम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो पोस्टुलेट नंबर 5 बेटा ये बोलती है कि जिस तरफ के एंगल को प्लस करने पर 180 डिग्री से कम आएगा, उस तरफ की लाइनें आगे चलकर इंटरसेक्ट हो जाएंगी। जैसे मान लो इन दोनों का सम 190 आ गया और इन दोनों का सम 170 आ गया, तो ये दोनों लाइनें, इधर का सम 180 से कम था कि नहीं था? तो इधर की लाइन जब बेटा आप आगे प्रोड्यूस करोगे ना, तो आगे चलकर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर जाकर ये लाइन आगे चलकर इंटरसेक्ट हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और इधर की लाइनें बेटा आगे चलकर और फैलती चली जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी। अभी भी समझ में नहीं आया? अब समझ में आ गया सभी को अच्छे से? अब ये चीज क्या, इन लोगों ने बहुत ही गंदे तरीके से अंग्रेजी में लिखी है और मुझे पढ़ने में बड़ा बुरा लगता है इसको, तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट समझा दी। मतलब एनी टाइप ऑफ समस्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं बेटा? हाँ बोलो बेटा, जैसे मैंने समझाया ऐसी ही होंगी लाइनें, ठीक। और कुछ पूछना है किसी को? किसी के पेट में गुडर गुडर हो रही है उसको पढ़ के, आ गया समझ में? चलो अब अपन चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 5.1। एक्सरसाइज नंबर 5.1, which of the following statements are true and which are false, give reasons for your answer। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, अपने आंसर्स का रीजन भी बताना है। सुनो बेटा, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बात सुनो ध्यान से, मैं बगल में समझाते आऊंगा, आप लोग ट्रू फॉल्स बताते जाना। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कोई एक पॉइंट है बेटा, मान लो ये एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट से क्या आप एक ही लाइन पास कर सकते हो? भैया भंडारा हो जाएगा, लो कर दो पास, कितनी पास करना, जे लो, ईस्ट को, वेस्ट को, जी गई अमेरिका को, लो, ठीक। तो बहुत सारी लाइन हो गई कि नहीं हो गई? तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें। चलो अब सेकंड वाला पॉइंट पढ़ जल्दी से। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है? सेकंड वाले में बोला गया है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब हो गया बेटा अलग अलग। ये बोला गया कि दो आपके पास अलग अलग पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से आप इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी लाइनें पास कर सकते हो। ये सही है गलत है? अबे गधो, एक ही लाइन पास होगी, एक ही लाइन पास होगी ना, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। उसके बाद अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड। बेटा ये तो एक वो था पोस्टुलेट, देखो पोस्टुलेट था, अभी पढ़ाया भी था मैंने थोड़ी देर पहले। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, बताया था ना? तो इसका आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बोलो ट्रू। इसका आंसर ट्रू हो गया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ो बेटा। फोर्थ वाला पॉइंट, if two circles are equal then their radii are equal।
समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कोई बात ही नहीं है फिर तो लो, मैं तो चाहता हूँ सब समझ में आ जाए। इन फिगर 5.9 सुनो, 5.9 फिगर में हमसे क्या बोला गया कि अगर ए बी किसके इक्वल है बेटा? चलो सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनना। ए बी किसके इक्वल है और पी क्यू खुद किसके इक्वल है? तो भैया ए बी और एक्स वाई भी इक्वल होंगे कि नहीं? वाह, अब तो तुम्हें बेटा सब समझ में आ रहा है। ट्रू, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है चलो, अब तो भूल गया बेटा मैं, शक्तियां खत्म। अरे वो मैंने तेरे को बताया था ना कि इसका भाई भैया ये है और इसका भाई ये है, तो ये दोनों भी भाई भाई होंगे कि नहीं होंगे? बस खत्म हो गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद करोगे, गिव अ डेफिनेशन खुद से करना है। तुम लोग क्लास 9th के बच्चे हो, आपको डेफिनेशन बतानी है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, खत्म, इट्स कॉल्ड पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? ऐसी दो लाइन जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। अरे लिख पाओगे? हाँ, थर्ड वाले में क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन विच आर हैविंग टू एंड पॉइंट्स, खत्म। देखो डिफरेंस सुनो, ये बेटा लाइन है, ये क्या है? लाइन, क्योंकि ये क्या है मतलब एक होता है ना खुला साड़, ये वो है पता नहीं किस दिशा में भागने वाला है, और ये होता है बेटा सभ्य लोग, सभ्य लोग अपने जैसे सीधे साधे लोग। ठीक है, इनको लिमिट पता है बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए ना। तो हमारे पास ये क्या हो गया? ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है सिर्फ। नीचे वाला क्या था? लाइन सेगमेंट। तो बोला गया डेफिनेशन तुम लोग को खुद लिखना है, वो मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया, कर लोगे सारे डेफिनेशन? खुद से लिखना है बेटा। 9th के बच्चे हो तुम, अगर यही 9th की जगह 6th के होते इसको उल्टा कर देता तो मैं तुम लोग को डेफिनेशन खुद लिखवाता। अब तुम 9th में आ चुके हो, तुम लोग को फिर खुद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा करते नहीं, इसको करने से पाप लगता है। अननेसेसरी क्वेश्चन है आप लोग की बुक के अंदर, ना जाने क्यों दिया गया है, ना कभी पेपर में आता है, ना कभी आया है, ना कभी आएगा। बिल्कुल मत करो, मैंने बोल दिया क्रॉस लगा तो काट दो तो चिल्ला रहा हूं। हल तो बात नहीं, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ सारे गधो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे पहले एक लाइन बना दी, मेरे पास एक लाइन है। ठीक, अब इस लाइन में मैंने इसका नाम लिखा ए और पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो ए बी हो गया और पॉइंट सी बेटा इसके बीचों बीच आ रहा है, और वो भी कुछ इस तरह से आ रहा था कि ए सी लाइन जो है, ये ए सी जो पोर्शन था वो किसके इक्वल है? ये क्वेश्चन में गिवन है, हम यहाँ लिखेंगे बेटा इट इज गिवन। क्या गिवन है? कि ए सी किसके इक्वल है? ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो हम सब क्या बोला गया बेटा? प्रूव करो, प्रूव दैट। तो हम ये लिखेंगे ऐसे, टू प्रूव, टू प्रूव। देखो बेटा जिस क्वेश्चन में प्रूफ लिखा होता है ना, उन क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे लिखोगे उन क्वेश्चन को वो भी समझ लो। जिन क्वेश्चनों में प्रूफ लिखा होता है उन क्वेश्चन में सबसे पहले बेटा हम हमेशा गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो मैंने पहले गिवन लिखा, फिर लिखोगे टू प्रूफ, मतलब हमें इसमें करना क्या था। तो टू प्रूफ क्या करना है बेटा इसमें हमें? ए सी इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें प्रूफ करेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ में देखो बेटा सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि मुझे एक बात बताओ बेटा, ए सी प्लस बी सी करोगे तो क्या मिलेगा? अच्छा मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ, शायद तुम लोगों ने जीवन में कभी सुना ही नहीं होगा। एक फॉर्मूला तुम लोगों को बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। फॉर्मूला आधा प्लस आधा इज इक्वल्स टू पूरा। गलत बोला क्या मैं? आधा प्लस आधा इज इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान से, ए सी प्लस बी सी लिखा है ना, आधा प्लस आधा बिकम्स, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ देखो क्या लिखोगे इसको आप, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, अरे बोलो ना, समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो वेरी गुड। अब सुनो बेटा ध्यान से, ए सी को अपन ने ए सी छोड़ दिया, क्या मैं इस बी सी की जगह पर, बी सी की जगह पर ए सी ले सकता हूं? बताओ क्यों?
क्योंकि क्योंकि मैं तो बताता हूं, क्योंकि बेटा BC किसके इक्वल है? अब BC AC के इक्वल, तो BC की जगह पर AC रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनना बेटा, क्योंकि हमें हर एक चीज का रीजन देना होता है। क्या देना होता है? रीजन देना होता है। तो रीजन लिखोगे कि आपने BC की जगह पर क्या लिखा है? AC। क्या लिखा है? AC। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक अभी तक अच्छे से? सभी को समझ में आ रहा है ना अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ पर बेटा बोलो। वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ, सब लोग क्लैप करो उसके लिए। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोगों को भी पूछना चाहिए था। तुम लोग क्या शर्माते हो भैया? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ शर्माने के लिए आते हो क्या? क्या बताया था मैंने? तो तुमने उसका क्वेश्चन पकड़ ही नहीं पाया, वो क्या पूछ रहा है? मैं बताता हूँ उसने क्या पूछा। अगर समझ रहे हो बहुत ध्यान से तो ये क्वेश्चन शायद दिमाग में उठता कि सर आपने BC की जगह पर AC नोट किया है, क्योंकि BC किसके इक्वल है? वेरी गुड। तो सर आप यहाँ पर AC की जगह पर BC भी तो ले सकते थे, ये क्वेश्चन है उसका। तो सुनो मेरी बात बेटा, हमने ऐसा क्यों किया? उसने बोला ले सकते थे, मैं बोलूंगा बेटा बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन इसमें क्यों नहीं लिया वो सुन लो। क्योंकि हमें बेटा आंसर निकालना क्या है, ये देखो पहले जो मुझे प्रूफ करके लेकर आना है, उस प्रूफ में बेटा मुझे AC को बचा के चलना है। और तुम बोल रहे सर AC का टैटुआ दबा दो, मतलब उसको उड़ा दो। नहीं समझ में आया? एक बात समझो बेटा, अगर आप AC की जगह पर BC रख दोगे, इस BC को नीचे लेके आओगे कि नहीं आओगे? तो इस क्वेश्चन में BC और BC तो रह जाएगा, AC तो गायब ही हो गया, और AC अगर गायब हो गया तो फिर आंसर निकलेगा ही। हमें आंसर में AC लेकर आना है। आप समझ में आ गया? समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आना चाहिए बेटा, जितने अच्छे से पूछोगे, क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कोई तुरंत पूछ लिया करो सर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। अब आगे देखो बेटा, AC प्लस AC 2AC, और यहां पर हमारे पास कितना आएगा? AB। AC इज इक्वल्स टू 1/2। 2 बेटा डिवाइड में जाएगा ना? चेक करो, ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये चलाना था, समझ में आ गया? और जब प्रूव हो जाएगा तो लास्ट में हमेशा प्रूव्ड लिखा जाता है। अभी तुम लोग क्या है 9th क्लास में आए हो, तो प्रूव वाले क्वेश्चनों की तुम्हारी अभी शुरुआत हो रही है। चैप्टर नंबर 6 से तो बेटा प्रूव लिखना स्टार्ट कर देना, तो सारे क्वेश्चन प्रूव वाले आने वाले उसमें। तो क्या बोल रहा है बेटा? हाँ लिख सकते हो, लेकिन बेटा जो क्वेश्चन बोला उसी हिसाब में उसी तरह से बोलो ना, मतलब जैसा देश वैसा भेष, मेरा कहने का मतलब है जैसा बोला जा रहा है वैसे बोलो। हाँ? आगे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में या तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है जो मैंने इससे पहले कराया, उसके आने के चांसेस पेपर में 70 to 80% रहते हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 5, इसके आने के चांसेस पेपर में 90 to 100% रहते हैं। 90 to 100%, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस इसके आने के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है बेटा इन लोगों ने, मिड पॉइंट। तो बेटा मैं क्वेश्चन कराने से पहले तुम्हें ये पॉइंट, मिड पॉइंट के बारे में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें जब मिड पॉइंट के बारे में पता होगा तो तुम क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। मिड पॉइंट के बारे में समझो बेटा, मिड पॉइंट है क्या? देखो बेटा मिड पॉइंट क्या होता है, मैंने बोला कि मेरे पास एक लाइन है AB। क्या है मेरे पास? एक लाइन है AB। अब इस AB लाइन में कोई पॉइंट आ गया P। क्या आ गया? P। और इस पॉइंट ने इस AB लाइन को बेटा इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब ये AP जो है और BP जो है ये बराबर बराबर है। ये मान लो 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितने सेंटीमीटर होगा? तो कोई पॉइंट जो किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उस पॉइंट को हमेशा क्या बोलते हैं? तो मिड पॉइंट का काम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको कई लोग कई तरह से लिखते हैं, जैसे मैं तुम लोगों से बताता हूँ। जैसे मान लो बेटा P अगर मिड पॉइंट है, P अगर मिड पॉइंट है तो आप AP इज इक्वल टू BP बोल सकते हो, ये वे ऑफ राइटिंग बिल्कुल सही है। और आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो कि AP जो लाइन है, AP जो लाइन है वो AB का आधा है। बोलो, समझ लो बेटा, पूछ नहीं आ रहा है तो पूछ लो हाल क्या, इस तरह इसमें दिक्कत आ रही है। हाँ बोलो क्या दिक्कत है, कैसा लिख सकते हैं? इससे पहले हमने क्या किया था, चेक करो ध्यान। इससे पहले हमने ये जो किया था, तभी तो अगले नंबर पे वो क्वेश्चन दिया है। उन्होंने पहले तुम्हें समझाया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये आपने AC इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो लिखा था ना, कहाँ गया? ये हमने जो प्रूफ किया था, ये AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB क्यों किया? क्योंकि C मिड पॉइंट है उसका। समझ में आया थोड़ा बहुत? अभी और समझो
AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB बोल सकते हैं क्या जी? माइनस BB कैसे बोल दोगे? और वैसे ही बेटा हम यहाँ पर BP को भी तो बोल सकते हैं हाफ ऑफ AB। अरे भैया तुमने बोला कि सर हम AB को बोल सकते हैं, BP को भी तो बोल सकते हैं, क्यों पर बोल सकते हैं, बस बोल दिया हमने उसको। तो मिड पॉइंट वाले चीजों में, क्वेश्चनों में हम चीजों को ऐसे ऐसे नोट कर सकते हैं। ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन नहीं कराया, सिर्फ समझाया है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को बेटा आप रीड कर लो अच्छे से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 से लिंक्ड है काफी। ये बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट सी जो था वो क्या था? मिड पॉइंट था। तो गिवन मैंने लिखा, मैंने गिवन इसमें बेटा यही लिखा कि C is the midpoint of midpoint of AB। मैंने C को AB का क्या मान लिया बेटा? मिड पॉइंट। और टू प्रूफ क्या करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। किसी भी लाइन में एक ही मिड पॉइंट होगा, वो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन आप क्वेश्चन 4 नंबर का या 5 नंबर का आएगा तो आप पेपर में ऐसे तो लिख के आओगे नहीं कि भैया हमारे सर ने बोला था जी, तो कॉमन सेंस वाली बात है, छापे आओगे। ऐसा कुछ लिख के आओगे क्या? पेपर में तो पूरा सॉल्यूशन देना पड़ेगा भाई। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पेपर में कम से कम 4 से 8 लाइन तो लिख के आओ। 4 का नहीं आएगा, 2 नंबर का आ जाए, 3 नंबर का आ जाए, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसमें होना चाहिए। तो इसमें हम प्रूफ क्या करना है बेटा कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये बेटा मुझे प्रूव करना है। मतलब कुल मिला के मैं इस क्वेश्चन के अंदर सी को इकलौता मिड पॉइंट शो करूंगा कि सी जो है AB लाइन का वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये लाइन बना ली, यहाँ पर लाइन का नाम AB और C इसका ऑलरेडी मिड पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन को मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, और ये तरीका तुम लोगों ने सीख लिया तो तुम्हें क्लास 10 में बड़ा काम आने वाला है। इस तरीके को बेटा हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है एक्चुअल में? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है मैथ्स के अंदर जब हम रियलिटी को जानते हैं, सच्चाई बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है कि रियलिटी क्या है, उसके बावजूद हम गलत क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और फिर लास्ट में जब देखते हैं कि हमारा आंसर गलत आ गया, फिर हम बोलते हैं नहीं भैया जो दिया था वही सही है। एक बार समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि अपने मिस्टर त्रिपाठी जी हैं, इनको मैंने बोला कि बेटा छत से कूदना मत, अगर आप छत से कूदे तो हो सकता है कि आप कहाँ पहुंच जाओ, है ना? लेकिन ये क्या बोलता है, नहीं सर नहीं सर, मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता, मैं जब छत से कूदता हूँ तो मेरे दोनों पैर हवा में चलते हैं। ऐसा इसने मुझसे बोला, तो मैं इसको बोल रहा हूँ बेटा मान जा, और ये बोल रहा है नहीं सर ऐसा होगा ही नहीं, जबरदस्ती हीरो बनना था ये। तो मैंने बोला चले जा भैया, और ये गया, और जैसे ही ये गया इसने एक पैर रखा ही है उधर, और तो एक पैर रखने के बाद तुम्हें पता है क्या होगा? फिर तो भाई अपनी गुलटियां खा रहा होगा ये, और गुलटियां खाते उल्टे होकर सर को देख रहा है, अरे सर यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बेटा इसी को बोला जाता है। एक बार फिर समझो, एग्जांपल समझ में आ गया? थोड़ा बहुत समझ में आया ना? मैथ्स में एक बार फिर समझाता हूँ। सही चीज जानते हुए भी जबरदस्ती गलत ले लेते हैं, जबरदस्ती गलत मान लेते हैं, और फिर गलत चीज लेके बेटा सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आएगा, सही आ गया बताओ? गलत ही आएगा। और जब लास्ट में आंसर गलत आया तो हम बोलते अरे मर, छुपन छुपाई खेला कभी? छुपते पड़ते हैं, पीठ में धप्पा ओ धप्पा होता है कि नहीं होता? बस वही सेम चीज हमारे साथ इधर हो जाती है। जब हम गलत चीज मानकर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो बेटा आंसर भी गलत आएगा, और जब गलत आंसर आया तो फिर हम क्या बोलते हैं, अरे यार सॉरी जो दिया गया था वही। बस ये है कॉन्ट्राडिक्शन। करोगे तब समझ में आएगा। 10th में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए, 9th क्लास में, पूरे 9th क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो उसको समझना अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मान लो बेटा सी जो है AB का मिड पॉइंट दिया है, ये चीज मैं जानता हूँ, चलेंगे फिर भी जबरदस्ती अपन हीरो बनेंगे। क्या बोलेंगे, अरे नहीं नहीं सी मिड पॉइंट नहीं है, तो कौन सा मिड पॉइंट है? मैं ले रहा हूँ वही मिड पॉइंट है। बोला ना अपन गलत ले रहे हैं यहाँ पे जानबूझकर। हमने मान लिया लेट D बी अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB।
मैंने अपने मन से डी को एक दूसरा मिड पॉइंट मान लिया। अब बेटा डी अगर मिड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से अगर मिड पॉइंट है तो फिर बेटा ये जो एडी है, ये जो एडी लाइन है, देयरफॉर एडी जो लाइन है वो बेटा हाफ ऑफ ए बी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। थोड़ी देर पहले मैंने मिड पॉइंट के बारे में समझाया तुम लोग को अच्छे से, होगा कि नहीं होगा? ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इट इज गिवन, क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी, बताओ क्या गिवन था? इट इज गिवन कि सी इज द, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो बेटा दोनों में अलग अलग ओपिनियन है। ये जो लिखा ये मैंने अपने मन से लिखा, मैंने मान लिया, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको हमें सॉल्व, उसको लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा आगे, ठीक है? पर पूछो। हाँ नहीं, डी मिड पॉइंट ही तो है, लेट डी बी अनदर मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट ही है, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन वो मेरे हिसाब से है, मेरे हिसाब से, समझ में आया ना? बुक के हिसाब से नहीं, वो मेरे हिसाब से। तुम बोलो। हाँ ले सकते हो, ले सकते हो, ले सकते हो। तो बेटा देखो इट इज गिवन सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब बेटा बुक में क्या दिया था कि सी मिड पॉइंट है किसका, तो इस हिसाब से बेटा ए सी जो है वो किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ ए बी के। इसको सेकंड इक्वेशन दे दो। अब देखो बेटा इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, इन व्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, बेटा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो कि हमारे पास एडी किसकी इक्वल है, एक बार फिर से एडी किसकी इक्वल है, एसी किसकी इक्वल है, तो एडी और एसी भी, एडी और एसी भी, ओ क्या हो गया, एडी लाइन एसी के इक्वल आ रहा है, इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है? एडी लाइन जहां से यहां तक है भैया, एसी लाइन यहां से यहां तक है, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों इक्वल? देखो लिखा हुआ है भैया, मैथमेटिकली आया है कि एडी किसके इक्वल आ रहा है, इट इज इम्पॉसिबल, ये चीज इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी एक शर्त पे ये चीज पॉसिबल हो सकती है, और वो शर्त क्या है? जब सी और डी कोइंसाइड करें। कोइंसाइड मतलब मैंने बताया था एक के ऊपर एक, AD इज इक्वल्स टू AC पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ एक ही कंडीशन पर पॉसिबल हो सकता है, जब D और C क्या करें, कोइंसाइड करें, वो एक के ऊपर एक दूसरे वाले पॉइंट हो गए, ठीक है? हम यहां लिखेंगे इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल इफ C and D कोइंसाइड ईच अदर, कोइंसाइड ईच अदर, ठीक है? इफ सी एंड डी कोइंसाइड ईच अदर, तो इसका मतलब क्या हो गया? अरे मर गए जी, हो क्या गया? सी तो मिड पॉइंट दिया ही गया था, मैंने डी को मिड पॉइंट माना, बाद में पता पड़ा डी खुद सी निकल गया, निकला क्या निकला? इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं कोई और भी पॉइंट लूंगा तो वो फिर से सी बन जाएगा। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि भैया आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो लौट फिर के कहाँ पहुंच जाएगा, और सी तो पहले से मिड पॉइंट था। इसका मतलब क्या हो गया कि हर लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर, पहले ऐसे लिखोगे देयरफॉर सी इज द वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर लिखोगे लास्ट में इट मीन्स यहां से लिखना है बेटा पूरा का पूरा, every line segment has one and only one मिड पॉइंट। और ये हमारा प्रूव्ड हो गया बेटा। चैप्टर 5 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो पेपर में बेटा सबसे ज्यादा आता है, इसके बिना अगर देखो आपके सिलेबस में अगर लिखकर आया है कि चैप्टर 5 क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो ये मान लेना कि 99% क्वेश्चन यही आता है, 99%। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने अपनी तरफ से बेटा बहुत कोशिश की समझाने की। बाकी ये क्वेश्चन जो है ना तो प्रैक्टिस करने से आता है, इस क्वेश्चन जितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार में किसी को समझ में नहीं आता। अगर आपको ये क्वेश्चन 70-80% समझ में आ गया तो आप मानना कि आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अगर आपको 100 की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, 100 तो तुम इसे 2-4 बार कर लोगे तब समझ में आएगा। वो भी कैसे करोगे मालूम है?
कैसे करने का तो मैं तरीका बता रहा हूँ। मैथ्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मैथ्स पढ़ते वक्त ना हमेशा पागलों की तरह पढ़ाई किया करो। पागल व्यक्ति समझते हो खुद से बात करता रहता है, ऐसे पढ़ाई किया करो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अच्छा, पॉइंट सी जो है पहले से ए बी का मिड पॉइंट है, प्रूफ करना है कि हर लाइन का एक ही मिड पॉइंट होगा। अच्छा, इसको ऐसे लेट मतलब खुद से बातें करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन भी खुद से पूछो, आंसर भी खुद से पूछो। ऐसे करोगे तो पढ़ने में मजा भी आएगा और इसमें इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। पढ़ाई करने की बोला, पता पड़ा घर से बाहर निकलती पागल की तरह बड़बड़ाते हुए चले जा रहे हो, और फिर पूछेगा बेटा पागल हो गए होगे, तो ये मत बोलना भाई मैथ्स वाले सर ने बोला पागल हो जाओ। सिर्फ पढ़ाई करते वक्त बोला है मैंने कि ऐसे करके पढ़ाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 5.10 हमारे पास बेटा एक 5.10 फिगर है, और इसमें क्या बोला गया है कि अगर AC किसके इक्वल है, तो पहले बेटा गिवन लिखेंगे क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना। AC किसके इक्वल है? BD के। और टू प्रूफ क्या करना है हमें इसमें? AB इज इक्वल टू CD, ये हमें प्रूफ करना है ना। चलो प्रूफ करते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, गिवन क्या था एक बार फिर बताओ। AC इज इक्वल टू, ये तो गिवन है ना, मैंने लिख लिया। देखो फिगर में दिख रही है तुम्हें लाइन, AC कहाँ है BD कहाँ है? आगे नहीं दिख रहा है ना? ये AC है बेटा और ये कितना है BD। अच्छा एक बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। AC लिखा हुआ है फिगर में, देखो AC। यार AC जो है इसको मैं चाहूं तो AB प्लस BC बोल सकता हूं क्या? अरे बोल सकता हूं, बोल दिया ना। पर देखो ये AC पूरी लाइन है यहां से यहां तक। भैया मैंने बोला, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास 5 रुपए हैं, ठीक है, मैंने बोला किसी व्यक्ति के पास 5 रुपए हैं, तो आप में से कोई बोलेगा अरे नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, उसके पास 5 रुपए नहीं है। तो मैं बोलूंगा तू बता दे कितने रुपए हैं, तो बोलेगा सर उसके पास 2 + 3 रुपीज है। ओए होए, तो कितना गंदा जवाब दिया है ना। तो मैंने भी तो वही किया है, AC को तोड़ के तो लिखा है AB प्लस BC, और क्या किया है मैंने इसमें, ठीक है। और BD लिखा है ना इसमें, ये क्या होगा BC प्लस CD। अब बेटे एक बात सुनो, बात सुनो। मैथ्स में जब इज इक्वल टू का साइन लगा हो और उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब दो चीजें बिल्कुल सेम होती तो वो डायरेक्टली कट जाती है। तो BC से BC कटेगा। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली कैसे कट जाएगा, तो मेरी बात सुनो, प्लस का BC बेटा वहां जाके माइनस होगा तब कटेगा, एक स्टेप पहले ही काट दो इसको, बात तो वही है। अब बचा क्या हमारे पास, AB इज इक्वल टू, और ये हमारा क्या हो गया, बोलो बेटा एनी टाइप ऑफ समस्या समझ में आ गया अच्छे से? दीदी समझ में आया? हाँ? चलो अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लो। लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका, पढ़ो ध्यान से। y इज एक्सियम 5, हमारे पास मैथ्स में जो एक्सियम 5 है ना, उस एक्सियम 5 को जो यूक्लिड्स एक्सियम में दिया गया था उसको बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ कंसिडर किया गया है। एक्सियम 5 को यूनिवर्सल ट्रुथ कंसिडर किया गया। उसका रीजन बताना है। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। इन्होंने फालतू में हिंट दे दिया, इन्होंने बोला है ध्यान रखना है, आप इसको फिफ्थ पोस्टुलेट मत समझ लेना। बात वो किसकी कर रहा है, एक्सियम 5 की कर रहा है। तो सुनो बेटा, एक्सियम 5 को यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों बोला है मैं तुम्हें उसका रीजन बताता हूँ। आप लोगों ने बुक में चेक किया एक्सियम 5 क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड, द होल इज ग्रेटर देन द, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों बोला है मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। एक बात सुनो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये लाइन जो है क्या बेटा, इस लाइन को मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में यूज कर सकता हूँ? अगर हम मैथ्स के बारे में साइंस में चले जाएं, सोशल पर चले जाएं, अदर सब्जेक्ट में चले जाएं, फिर अपनी रियल लाइफ में चले जाएं, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्या? वो तो हर जगह सही होगी, जरूरी तो नहीं है कि अकेले मैथ्स में सही हो। यही कारण है कि उसको यूनिवर्सल ट्रुथ बोला गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिकॉज एक्सियम 5 इज एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन, ठीक है, कहीं भी उसको हम यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एक्सियम 5 इज नोन एज यूनिवर्सल ट्रुथ। और इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 भी स्वाहा खत्म हो चुका है। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग इसको छापना स्टार्ट करो, ठीक है, छापो।